नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम एक बार फिर से शुरू करते हैं ट्रेड का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर के नाम से। कमेंट बॉक्स में आपके लिए जो है टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है इसका मैं पीडीएफ आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ये कंप्लीट होता है पीडीएफ, ठीक है, मैं आपको कंप्लीट करा के जो है आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 75 क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो पावर फैक्टर है क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, वास्तविक शक्ति अपान में स्पष्ट शक्ति। यानी कि देखिए कास 5 का फार्मूला भी होता है पावर फैक्टर का, प्रतिरोध अपान इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिरोध बटा में प्रतिबाधा होता है। ठीक है। कास 5 बराबर होता है किलोवाट अपान केवीए, यानी कि किलोवाट जो है वास्तविक शक्ति का मात्रक है और केवीए जो है वो आभासी शक्ति का मात्रक है। आभासी शक्ति को ही हम स्पष्ट शक्ति भी कहते हैं। ठीक है। तो कास 5 अगर कास 5 एंगल 0 है तो 1 होगा, और कास 5 जो पावर एंगल है वो डीसी के लिए 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पावर फैक्टर का फार्मूला होता है वास्तविक शक्ति बटा स्पष्ट शक्ति। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये दोस्तों मतलब किसी और का यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब ये, चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है। निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है फ्लोरेसेंट लैंप है, मर्क्यूरी लैंप है, और जो सोडियम जो वाष्प लैंप है, ये तीनों एसी पर वर्क करता है। लेकिन जो आर्क लैंप है ऑप्शन सी वाला, वो डीसी पर वर्क करता है। ठीक है ना। और जो आर्क लैंप है उसका उपयोग हम सर्च लाइट और वार्निश सुधार जो है वार्निश में सुधार में करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्क लैंप डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, फ्लोरेसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक जो चौक का पावर फैक्टर क्या होता है? ठीक है। तो ऑप्शन बी पावर फैक्टर क्या होता है? 98% होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक चौक होता है वो धारा नियंत्रित करता है। ठीक है ना। धारा नियंत्रित का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 5 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 5 मीटर हो सकती है। नियॉन संकेत ट्यूब का इस्तेमाल हम जो है विज्ञापन क्षेत्र में करते हैं। ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम करते हैं। ठीक है दोस्तों। 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 1000 वोल्ट। ठीक है। ये 1 मीटर पता नहीं क्या लिखे हैं लोग। ठीक है। देखिए उसके बाद BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इमारत और अर्थिंग के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय प्रभाव की इकाई है दोस्तों। तो चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वेबर। ठीक है। जो टेस्ला है ऑप्शन ए है, वो फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। फ्लक्स घनत्व बी बराबर होता है 5/A, फ्लक्स अपान एरिया होता है। और जो हेनरी है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स जो फ्लक्स है, फ्लक्स मात्रक तो जो एसआई मात्रक है वो वेबर होता है, और जो सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल होता है। ठीक है ना। यानी कि 1 वेबर बराबर जो है वो 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन के दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है। MMF का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों जिस प्रकार से जो है विद्युत परिपथ में EMF होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसी प्रकार दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? MMF होता है, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है ना। MMF का फार्मूला होता है N×I, और इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए जो केबल है वो कितने कोर का होना चाहिए? तो 3.5 कोर का होना चाहिए, 3.5 कोर का। ठीक है। और न्यूट्रल तार का माप जो है फेज की तुलना में आधा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। जो दोस्तों जो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे बस और कुछ ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। देखिए 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट जो है, न्यूट्रल पॉइंट किस कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है? तो डेल्टा में जो है उपलब्ध नहीं होती है, बाकी समांतर में, श्रृंखला में, स्टार में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं, अगर एक सिंक्रोनस मोटर उत्तेजित हो रही है तो पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों? तो पावर फैक्टर होगा ऑप्शन ए अग्रणी। अग्रणी यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है ना। लैगिंग में अगर होता है तो अंडर एक्साइटेड होता है, लीडिंग में ओवर एक्साइटेड होता है, और जो है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मली एक्साइटेड में क्या होता है? यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है ना। तो सिंक्रोनस जो मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। स्लिप का मान जो है स्टार्टिंग में क्या होता है? देखिए अगर मोटर चल नहीं रहा होता तो ये जो स्लिप होता है वो 1 होता है। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का स्लिप क्या होता है? 0 होता है। ये सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए BIS के अनुसार किसी भी संस्थापना में
पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज जो ड्रॉप है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, जो आई रूल है 48 इलेक्ट्रिशियन में जो रूल्स होते हैं 48 वाला रूल है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। ठीक है ना, 1 मेगा ओम से अधिक नहीं, मतलब कम नहीं होना चाहिए। और जो लीकेज धारा है, जो क्षरण धारा है, वो 1/5000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए एसी में, और डीसी में 1/2000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और 2% वोल्टेज ड्रॉप जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका कौन सी मतलब वायरिंग होता है, तो ऑप्शन ए क्लीट वायरिंग। जो ठीक है फ्रेंड्स, जो क्लीट वायरिंग होती है, क्लीट पोर्सलिन का बना होता है। ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं इसको, मेले में, उत्सव में, यानी कि अस्थाई जहाँ पर हमको जरूरत पड़ता है, अस्थाई यानी कि कुछ ही समय के लिए जो लगाते हैं हम, तो क्लीट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए पूर्ण पिच घुमावदार में कॉइल पिच और पोल पिच के बीच क्या संबंध है, तो कॉइल पिच बराबर पोल पिच होता है फुल पिच वाइंडिंग के लिए। ठीक है ना, उसके बाद आइए देखिए पोल पिच का फार्मूला है नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल होता है। आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता होती है, तो कितना होता है दोस्तों, 0.5 kVA से 110 kVA, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो डीजल है वो परंपरागत स्रोत है, इसमें आता है गैस, हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, तो ये केवल डीसी सीरीज मोटर के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, तो जो 3 पॉइंट 4 पॉइंट है ये डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 2 पॉइंट जो स्टार्टर है वो डीसी सीरीज मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, और 3 और 4 जो पॉइंट स्टार्टर है वो डीसी शंट और कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है, तो 0 करंट होता है। ठीक है, एक एसी सर्किट में कुल प्रतिरोध कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्रतिबाधा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो है कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर और एसीएसआर कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके जो है हम कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, एसीएसआर का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। ठीक है ना, यानी कि जो 30 kV पर जो है ये बैगनी रंग का प्रकाश जो है और हिसिंग नॉइस जो है उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं चुंबकीय पदार्थ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संगलक फ्यूजिंग कारक है, क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और बटे में श्रेणीकृत फ्यूजिंग विद्युत धारा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर जो है 1 से अधिक होता है इसका मान। ठीक है ना, 1.1 होता है एचआरसी फ्यूज के लिए, और फ्यूजिंग फैक्टर का फार्मूला होता है न्यूनतम गलन धारा बटे में रेटेड धारा। ठीक है, किटकैट फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.4 से 1.7 होता है। ठीक, उसके बाद जो देखिए कौन से मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग जो है हम करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर में भी करते हैं, ड्रिल मशीन में भी करते हैं, सिलाई मशीन में भी करते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक शेडेड पोल मोटर होता है, इसका जो है कूलर का वाटर जो पंप होता है ना उसमें हम प्रयोग करते हैं शेडेड पोल मोटर का। ठीक है, शंट मोटर का प्रयोग दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्लाई व्हील में करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, कटिंग टूल औजारों में हम शंट मोटर का ही प्रयोग करते हैं। शंट मोटर का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जो हमें कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विमानों, जहाज़ों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में वोल्टेज दिया गया है, तो 110 वोल्ट जो है दिया गया है। ठीक है, तो जो विदेशों में जो है जो वोल्टेज यूज किया जाता है 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होता है, लेकिन भारत में दोस्तों सिंगल फेज 240 वोल्ट होता है। ठीक है, या 220, 230, 240 और फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेयर केस में वायरिंग स्विच का उपयोग किया जाता है जहां एक लैंप को नियंत्रित फार्म कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 जगह। ठीक है, एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 500 जो है छोटे स्टेप होते हैं। ठीक है, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति क्या है दोस्तों, तो 50 हर्ट्ज है। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्लिप रिंग मोटर का स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डेडस की आवश्यकता होती है। तो उच्च प्रारंभिक टार्क यानी कि हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या हैं? तो धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी इत्यादि। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो सौर बैटरी में निम्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सेमी कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, तो सेमी कंडक्टर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो उच्च वोल्टेज कहा जाता है। 250 अप टू जो है 250 वोल्ट तक लो वोल्टेज कहते हैं, 250 से 650 वोल्ट तक जो है मीडियम वोल्टेज कहते हैं, और 600 से जो है ऊपर जो है 33,000 वोल्ट तक उसको हम हाई वोल्टेज कहते हैं, और 33,000 से ऊपर वोल्टेज को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 3 चरण की आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के पृथ्वी रिसाव सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो 4 पोल। ठीक है ना, 4 पोल का हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद है सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तो डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग यानी कि आसुत जल का उपयोग किया जाता है। आसुत जल है वो कुचालक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रोलाइट जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसमें पानी और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का रेशियो जो है वो 3:1 होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट में। और निम्न में से किसके जनरेटर में शून्य टर्मिनल वोल्टेज है जबकि कोई भार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी श्रृंखला घाव जनरेटर। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए फेज वोल्टेज के। ठीक है ना, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट का दोस्तों √3 गुना होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में यानी कि डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है दोस्तों? तो 90% रोशनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान होता है कितना? 0.707 होता है। ठीक है ना, IRMS बराबर होता है दोस्तों IM/√2 होता है। ठीक है ना, यानी कि 1/1.414 होता है, तो इक्वल टू 0.707 होता है। ठीक है, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान होता है दोस्तों तो 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो है गलनांक, टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन नोब एल श्रृंखला MCB का डैश में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो DC सर्किट में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप होती है दोस्तों तो 100% होती है। स्लिप का मान होता है NS-NR/NS होता है। ठीक है ना, NR बराबर 0 तो स्लिप का मान 1 होता है, 100% होता है। ठीक है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है कितना? पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/5000वां भाग। ठीक है, BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट कितने से अधिक नहीं होने चाहिए? तो 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 पॉइंट और 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो है पावर सर्किट में जो है 2 पॉइंट और 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर की रेटिंग होती है दोस्तों तो KVA में होती है। ठीक है ना, जो ऑप्शन सी है वो ऊर्जा का यूनिट होता है, किलोवाट आवर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्वर्टर क्या करता है? DC को AC में कन्वर्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है KVA जो है वो ट्रांसफार्मर का भी रेटिंग होता है। ठीक है, DC मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन, कोई भी किसी को आप उल्टा करके जो है DC मोटर की स्पीड को आप दिशा को जो है डायरेक्शन को वो बदल सकते हैं। ठीक है, जो DC मोटर का दोस्तों जो स्पीड होता है वो बैक EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 2.75 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम ऊंचाई। ठीक है, और स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए और लैंप का 1.75 मीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
तो ये क्वेश्चन है 100 एम्पियर बटा 5 एम्पियर अनुपात का CT यानी करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यदि पाठ्यांक 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है क्या 60 एम्पियर। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो 100 बटा 5 लिखा है उसको अब रेशो बताएंगे तो 20 होगा, और 20 और गुणे कितना रीडिंग वो पाठ्यांक कितना है 3 एम्पियर है, तो 20 से 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 60 एम्पियर। ठीक है ना, CT अधिकतम धारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं CT को। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है 60 एम्पियर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, DC जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो DC जनरेटर होता है फ्रेंड्स वो भी इसी नियम पे कार्य करता है। ठीक है, इसका जो EMF का फार्मूला होता है DC जनरेटर का BLB sin थीटा होता है। ठीक है, बिजली की गति दोस्तों कितना है, तो 1,86,000 किलोमीटर नहीं मीटर प्रति सेकेंड है, 1,86,000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और धारा का दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि लाइट के स्पीड से ही जो है ये भी इसका स्पीड वही है। ठीक है, धारा करंट जो है करंट की स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो क्या होते हैं, तो वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है ना, एक इंसुलेटर होते हैं। अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। सुपर कंडक्टर जो है वो Ag यानी कि सिल्वर से बनाए जाते हैं। ठीक है, कंडक्टर में कौन कौन सा है दोस्तों, एल्युमिनियम आता है, कॉपर आता है। ठीक है, बहुत सारे आते हैं कंडक्टर। ठीक है, आमतौर पर एक फेज वाली मोटर में किसी प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो कंसेंट्रिक टाइप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक DC जनरेटर के शरीर से बना है, यानी कि किस चीज़ से बना है, तो कच्चा लोहा या कच्चा इस्पात से बना है। ठीक है ना, जो बॉडी होता है वो कास्ट आयरन से बनी होती है। ठीक है, एक फुल लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है, तो हाफ लोड पर कितना होगा दोस्तों, तो 250 वाट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 250 वाट होगा। बहुत ही सिंपल है। जैसे आधा लोड पूछा है तो आधा यानी कि 1/2 पूछा है तो 1/2 का स्क्वायर करिए 1/4 और 1000 में 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना जाएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगाते हैं ऐसे। तो यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों, ये आपको आता होगा तो इसको मतलब याद करना पड़ता है। ठीक है ना, लाल, पीला, भूरा और सुनहरा का तो मतलब कलर कोडिंग होता है, तो आप उसको मतलब निकाल सकते हैं कैसे होता है। ठीक है, लाल का दोस्तों लाल का जो है 2 होता है तो पहले 2 लिखेंगे। पीला का दोस्तों कितना होता है, पीला का 4 होता है तो 2 के बाद 4 लिखेंगे, यानी कि 24 हो गया। और भूरा का दोस्तों भूरा का होता है 10 की पावर 1 तो 24 × 10 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 24 × 10 की पावर 1 ओम हो जाएगा। प्लस माइनस जो सुनहरा है यानी गोल्ड है तो गोल्ड का जो है प्लस माइनस 5% होता है। ठीक है, सिल्वर का प्लस माइनस 10% होता है, और अगर कोई भी रंग नहीं है तो प्लस माइनस 20% होता है। तो इसका जो मान हो जाएगा 24 × 10 की पावर 1 10 की पावर 1 मान क्या होता है 10 होता है, यानी कि 240 ओम प्लस माइनस 5%। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लिथियम सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। ठीक है, ये मोबाइल, लैपटॉप जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में दोस्तों A = 2 होता है। ए क्या है दोस्तों, यानी कि नंबर ऑफ समांतर परिपथों की संख्या, समांतर परिपथ की संख्या 2 होता है वेव वाइंडिंग में। और दोस्तों लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होता है, A = P होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो लैप वाइंडिंग है दोस्तों, लैप वाइंडिंग वो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज करते हैं, और जो वेव वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए OCB का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। इसमें 2 टर्मिनल होता है, तो फिक्स होता है, एवरेक्ट है, मूवेबल होता है। ठीक है, और इसका जो रेटिंग होता है वो MVA में होता है। एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच किससे जुड़ा होता है, तो स्टार्टिंग वायरिंग की सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद CFL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है CFL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, बस अब ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है दोस्तों, तो AC करंट को DC करंट में बदलना। ठीक है ना, AC करंट को DC करंट में बदलना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जनरेटर में क्या होता है, AC को DC में बदला जाता है, और मोटर में क्या होता है, मोटर में जो कम्यूटेटर लगा होता है उसका कार्य होता है DC को AC में बदलना है। ठीक है,
उसके बाद ये क्वेश्चन है, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, 240 मीटर की तार में प्रतिरोध की गणना करिए। तो R1 बटा L2 यानी कि R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 होता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2, इस फार्मूला से आप लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों? तो 15 ओम हो जाएगा। 5 ओम गुणे 3 कर देंगे तो 5 3 15, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे। सीरीज में रहेगा तो तीनों को जोड़ देंगे, और जो है अगर पैरेलल में रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 5 में 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी? तो दोस्तों गति जो है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि जो स्पीड का फार्मूला होता है n बराबर 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटा नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ पोल को दोगुना करेंगे तो स्पीड हो जाए वो आधी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कवचित तार का उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना, ये देखिए जो लिखा है CIMBAS सिम्बास, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो C है वो कंडक्टर है। कंडक्टर के ऊपर दोस्तों हम इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन के ऊपर जो है मेटेलिक शीथ लगी होती है। मेटेलिक शीथ के ऊपर बेडिंग लगा होता है। बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग लेयर होता है। आर्मरिंग के ऊपर जो है वो सर्विंग का लेयर होता है। तो ये जो है अंडरग्राउंड केबल होता है। अंडरग्राउंड केबल का जो है ये एकदम अंदर से बताया गया कि अंदर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कौन सा लेयर होता है, उसके ऊपर कौन सा लेयर होता है। तो सबसे अंदर जो है कंडक्टर होता है, कंडक्टर या कोर भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन किया रहता है। उसके ऊपर जो है मेटल की शीथ लगी होती है। उसके ऊपर जो है वो बेडिंग लगा होता है। उसके ऊपर जो है आर्मरिंग लगा होता है। आर्मरिंग यानी कि कवचित तार लगा होता है। और उस सबसे ऊपर जो है वो सर्विंग नाम का लेयर होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बलाघूट प्रदान करने और चाल दोलन यानी कि हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, डैम्पिंग वाइंडिंग का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क होता है दोस्तों तो बहुत ही उच्च होता है। आर्मेचर जो टार्क होता है, आर्मेचर टार्क, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग क्या करते हैं? क्रेन में करते हैं, लिफ्ट में करते हैं और ट्रैक्शन में करते हैं। ट्रैक्शन यानी कि रेलवे में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन है, 300 वोल्ट पैमाने की रेंज में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयन करता स्विच 30 वोल्ट पर है, तो वोल्टेज पाठ्यांक यानी कि वोल्टेज की रीडिंग बताइए। तो दोस्तों यहाँ से 300 बटा 40 बराबर 30 बटा यक्स करेंगे। ठीक है ना, 300 वोल्ट दिया है और 40 भी दिया है, तो 300 बटा 40 बराबर करेंगे 30 वोल्ट बटा यक्स। तो यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो 4 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीढ़ी के तारों में एक साई रूट के में प्रयुक्त दो तरफा स्विच की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 2 है। ठीक है ना, 2 वे स्विच करते हैं तो 2 हम 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद एक सर्किट के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाले दबाव को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, बाकी सब आप जानते हैं उसके बारे में। उसके आगे बढ़ते हैं। किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है दोस्तों? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो उत्पादन लागत है ना वो न्यूनतम है, लेकिन जो इंस्टॉलेशन पावर है यानी कि इस पावर प्लांट को लगाने का जो खर्चा है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़्यादा होता है यानी कि सबसे ज़्यादा नहीं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना उससे बस उससे कम होता है, लेकिन यानी कि दूसरे नंबर पे आता है, समझ लीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर पूछेगा कि किसका जो है यानी कि इंस्टॉलेशन पावर जो है लगाने का पावर सबसे अधिक किस पावर प्लांट का? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का। उसके बाद अगर पूछेगा तो किस पावर प्लांट का है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मापन यंत्रों में बाल कमानी यानी कि स्प्रिंग में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो फास्फर कांसा का यानी फास्फर ब्रांच का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है। एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है दोस्तों? तो 1280 है, याद रखिएगा, और 2.2 वोल्ट इसका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की जो है वो परिचालन आवृत्ति कितना होता है? 60 हर्ट्ज होता है, वोल्टेज 110 होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। नरम मिलाप में टिन और शीशा का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 60% टिन और 40% शीशा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक 4 पोल वाला अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है तो प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी, तो 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, ये फार्मूला भी है, एन बराबर 120 एफ बटा पी होता है। ठीक है, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है दोस्तों, तो अस्थाई कैपेसिटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर का हम प्रयोग करते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2.5 माइक्रोफैरेड होता है उसकी। ठीक है ना, कैपेसिटर का वैल्यू होता है 2.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है, यानी कि गीजर का जो थर्मोस्टेट है उसका रेंज क्या है, तो बस 32 डिग्री सेल्सियस से जो है 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का, पोनी मोटर का प्रयोग करना डैश के लिए एक स्टार्टिंग विधि है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तुल्यकालिक मोटर के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। ठीक है दोस्तों, ये 74 नंबर का क्वेश्चन था और ये मिसप्रिंट से जो है यहाँ पर 75 रहना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये 74 लिखा गया लेकिन 75वां क्वेश्चन ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी तो 75 ही क्वेश्चन हुए हैं। अभी इस प्रकार का और भी सीरीज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। ये जो दोस्तों PDF है ये 761 पृष्ठ का है। ठीक है ना, 761 पेज का है, तो अभी 75 पेज मैंने आपको पूरा करवा दिया है। ठीक ना, उसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों हम जो है ये वाला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, 76 से शुरू करेंगे, तो 75 क्वेश्चन आपके लिए मैं बहुत ही बेस्ट लाया हूँ। ठीक है ना, बाकी हम सब अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसा ही और वीडियो चाहते हैं। पूरा मैं आपको पूरा PDF ये पूरा करा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा आपका ट्रेड जो है यहाँ से रिविजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, लाइक करेंगे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और सारे ऐसे वीडियो जल्दी लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों के लिए मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 3। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स तो जो 75 क्वेश्चन है, आइए इस वीडियो में हम करने वाले हैं 75 क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में मैंने 75 क्वेश्चन जो है करवा दिया हूँ। ठीक है ना, अब आइए ये दूसरा लेक्चर है यानी कि तीसरा लेक्चर है, तो नेक्स्ट 75 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला तो जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो जितने सारे क्वेश्चन ये ऊपर जा रहे हैं ये सब मैंने जो है करवा दिए हैं, और वो एकदम जो है एक पॉइंट उसको क्लियर करके। ठीक है फ्रेंड्स, जरूर देख लीजिएगा, उसको इंपॉर्टेंट है। आइए उसके बाद जो है हम अगला 75 क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो फ्रेंड्स टेलीग्राम का लिंक है, मैंने शेयर किया हुआ हूँ। ठीक है ना, शेयर कर दूंगा जो है कमेंट बॉक्स में, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एक व्हाट्सअप ग्रुप भी रहेगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ तक हो गया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब आइए अगला वीडियो में यहाँ से शुरू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से। ठीक है ना, 75 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ से, तो 76 से लेकर 150 प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो कर्षण यानी कि ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, DC सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, DC सीरीज मोटर का प्रयोग और हम क्रेन में भी करते हैं और लिफ्ट में भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कंपाउंड मोटर है ऑप्शन बी वाला, उसका हम क्या करते हैं, एलिवेटर में उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कंपाउंड कम्युलेटिव मोटर का प्रयोग करते हैं एलिवेटर में, और शंट मोटर ऑप्शन जो डी है वो शंट मोटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्लाई व्हील में करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, और कटिंग टूल्स में हम शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर अगला जो क्वेश्चन है कि जब लोहे का क्षय और तांबे को क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर दक्षता क्या होती है दोस्तों, तो क्या होती है, पूर्ण होगी। ठीक है ना, यानी कि फुल लोड जो है, फुल लोड पर जो होता है, जो तांबे का क्षय यानी कि जो आयरन लॉस होता है और कापर लॉस होता है, वो दोनों बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फुल लोड पर जो है आयरन लॉस और कापर लॉस बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस कंडीशन में लॉसेस जो होता है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए फ्लैशर बल्ब का प्रयोग किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी सजावटी प्रकाश व्यवस्था के लिए फ्लैशर बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसमें जो स्विच होता है उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ड्रम स्विच वो सिंगल फेज का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको सारे पॉइंट वो जो है कवर करूंगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या है, रिफ्लेक्शन जो स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या है दोस्तों, तो सिंगल चरण AC मोटर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सीसा यानी कि लेड एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी तनु यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, H2SO4 का प्रयोग करते हैं, और जो अमोनियम क्लोराइड है वो लेक्लांसी सेल में हम अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है
डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए जो है हम डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो मोटर स्टार्टर होता है दोस्तों वो 2 प्रकार यानी कि 3 प्रकार का होता है, एक 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है ना, जो 2 पॉइंट स्टार्टर है उसका प्रयोग हम डीसी मोटरों को जो है उसको स्टार्टर करने के लिए करते हैं, डीसी सीरीज मोटर के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये फार्मूला है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ड्रम स्विच के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन क्या है फ्रेंड्स? तो वो है क्या? तो यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, यूरेनियम 235 होता है। ठीक है ना, कोयला दोस्तों ये थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, और पानी का प्रयोग हाइड्रो पावर प्लांट में होता है, और जो डीजल है वो डीजल पावर प्लांट में हम डीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर कितने हार्स पावर की होती है दोस्तों? तो 2200 हार्स पावर का होता है, 650 वोल्ट 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है ना, और जो मिक्सर होता है वो 350 वाट का होता है। ठीक है ना, और लोड कितना होता है? 10,000 से 1500 यानी कि आरपीएम इसका यूनिवर्सल मोटर का जो है स्पीड होता है। ठीक है, 10,000 से 15,000 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है तो पोल की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों फार्मूला होता है P बराबर 120 F जो है बटा N होता है। ठीक है, तो यह सब निकाल लेंगे दोस्तों, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर 2 पोल है तो जो स्पीड होगा आरपीएम होगा वो 3000 होगा, 4 पोल के लिए 1500 आरपीएम होगा, 6 पोल के लिए 1000 आरपीएम होगा, और 8 पोल के लिए 750 आरपीएम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोटर और प्रेरण मोटर के स्टेटर बने होते हैं, किससे बने होते हैं दोस्तों? तो स्टील कोर से बने होते हैं। ठीक है, जिसकी मोटाई जो है ये देखिए, जो मोटाई होता है लेमिनेशन की जो मोटाई होता है 0.35 mm से 0.5 mm होता है। ठीक है, आमतौर पर 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट क्या है दोस्तों? तो निर्धारित एचपी का 1.5 गुना होता है। ठीक है ना, क्षमता की 1.5 गुना होती है। ठीक है, एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है दोस्तों? तो 1500 आरपीएम होता है। ठीक है, आप यहाँ से जो है फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है दोस्तों? तो द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है, हाई वोल्टेज जो है सेकेंडरी साइड से जुड़ा होता है। ठीक है, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर किसके द्वारा संचालित होती है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, सिंगल फेज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन का जो प्रयोग है दोस्तों इस स्टार्टर का प्रयोग है वो जो है 5 HP तक की मोटरों के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, पहला जो लिखा है 4 पॉइंट स्टार्टर, वो शंट और कंपाउंड मोटर के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और फ्रेंड्स जो स्टार डेल्टा स्टार्टर्स है उसका जो है 20 से 25 हार्स पावर के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तांबे यानी कि कॉपर की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? तो 29 से याद रखिएगा। तांबे का जो गलनांक है वो 1083 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो इसकी रजिस्टिविटी होती है वो 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। ठीक है, आमतौर पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या DOL स्टार्टर का प्रयोग जो है वो किस यानी कि 5 HP तक की 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करंट ट्रांसफार्मर एक क्या है दोस्तों? तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम क्या क्यों करते हैं? अधिकतम धारा को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, और 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वही पावर सब सर्किट की बात करेगा दोस्तों तो 3000 वाट और 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्तें क्या हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवसाय के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं दोस्तों? तो 60 बल्ब जुड़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत उपकरण है दोस्तों? तो ऊर्जा मीटर यानी कि किलोवाट आवर मीटर, ये एक प्रकार का जो है इंटीग्रेटेड है। ठीक है ना, याद रखिएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है दोस्तों? तो प्रेरित EMF की दिशा दर्शाता है। ठीक है, फार्मूला होता है प्रेरित EMF बराबर E बराबर BLB sin थीटा होता है। ठीक है ना, यहाँ से उसको जो है आप E बराबर 5ZN/60 × P/AB इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
केबल के जोड़ों के लिए दोस्तों पकड़ यानी कि जो लग्स होता है वो किस सामग्री से बने होते हैं दोस्तों, तो एल्युमिनियम और तांबे के बने होते हैं, याद रखिएगा। वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ यानी समांतर पथ होते हैं दोस्तों, तो वेव वाइंडिंग में 2 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जो लैप वाइंडिंग होता है उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो पोलों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है, ठीक है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण है दोस्तों, तो जो ऑप्शन बी है मेगर। मेगर क्या करता है दोस्तों, अधिक प्रतिरोध को मापता है, ठीक है ना। और जो टैकोमीटर से हम क्या करते हैं दोस्तों, तो शाफ्ट की घूर्णन गति को हम पता करते हैं, ठीक है। वाट मीटर शक्ति मापता है। मल्टीमीटर दोस्तों ये एम्पियर यानी कि धारा को, वोल्टेज को और जो प्रतिरोध को भी माप देता है, ठीक है ना, मल्टीमीटर। उसके बाद आरसीसी पोल का प्रयोग किस लाइन में किया जाता है दोस्तों, तो 11 केवी तक यानी कि 11,000 वोल्ट तक किया जाता है आरसीसी पोल का प्रयोग, ठीक है। और एक होता है दोस्तों पिन इंसुलेटर होता है दोस्तों। पिन इंसुलेटर का प्रयोग जो है हम 11,000 वोल्ट में करते हैं और कभी कभी 33,000 वोल्ट में भी पिन इंसुलेटर का प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक है। टर्बो यानी कि उच्च गति प्रत्यावर्तित के लिए जो है किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो हाई स्पीड के लिए बेलनाकार पोल रोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हुआ दोस्तों उसमें हम इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, बेलनाकार पोल का रोटर का प्रयोग करते हैं। और जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है दोस्तों उसमें हम टरबाइन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है उसकी गति ज़्यादा उच्च नहीं होती है, ठीक है ना। उसके लिए हम जो है मतलब 3 प्रकार का एक होता है, 3 प्रकार का हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, एक हाई हेड होता है, मीडियम हेड होता है, लो हेड होता है, ठीक है ना। तो जो है फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए शक्ति कारक यानी पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है दोस्तों, तो इकाई यानी कि 1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद है एसी घुमावदार में पिच फैक्टर क्या है दोस्तों, एसी वाइंडिंग में पिच फैक्टर क्या है, तो घुमावदार पिच बटा पोल पिच होता है, ठीक है ना। पोल पिच बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स अपन नंबर ऑफ पोल होता है, फार्मूला है। BIS के अनुसार डीसी की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि लाल, नीला और काला, लाल, नीला और काला, ठीक है ना, लाल, नीला और काला। एक ब्रिटिश अश्वशक्ति हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं यहाँ पे और भी सारा लिखा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति होगा दोस्तों क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि काश 90 अंश का मान 0 होता है तो P बराबर VI काश फाई होता है, यानी कि काश, ठीक है, काश फाई होता है तो काश थीटा का मान यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 0, तो P बराबर 0 हो जाएगा। दोस्तों 3 देखिए यानी कि 3 पॉइंट और 1 टाइम जो है किस स्टार्टर में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रयोग करते हैं, यानी कि बस आप जो है स्टार्टर वाला याद रखिएगा जो पॉइंट मैं आपको पीछे बताया था, ठीक है। यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज कितना होगा दोस्तों, तो 6 वोल्ट होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के नुकसान बदलते हैं, तो याद रखिएगा लोड के अनुसार दोस्तों केवल कापर जो लॉस होता है वही बदलता है, क्योंकि जो आयरन लॉस होता है या कोर लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो लोड के बदलने पर नहीं बदलता है, ठीक है दोस्तों। कापर लॉस जो होता है वो लोड के बदलने पर बदलता रहता है, ठीक है। उसके बाद ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो है किस अंश के कोण पर सटीकता से मापने के लिए किया जाता है, तो 60 अंश के कोण पर, ठीक है। चल उपकरण यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग जो है किसके लिए किया जा सकता है, तो AC और DC दोनों के लिए किया जा सकता है। मूविंग आयरन जो है वो RMS वैल्यू को रीड करता है, AC DC दोनों पर प्रयोग कर सकते हैं। जो इसका फ्रेंड्स जो स्केल होता है ना वो अरेखीय होता है, यानी कि जो है लीनियर नहीं होता है, ठीक है ना, नॉन लीनियर होता है, अरेखिक होता है। PVC कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में PVC कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए, तो 1.5 mm होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है दोस्तों, तो नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में जुड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। काम के लिए वाइस का चयन किस पर निर्भर करता है, तो कब्जे के आकार पर करता है, ठीक है। तो वाइस क्या होता है दोस्तों, ये किसी वस्तु को जब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा वाइस का पूरा नाम बेंच वाइस होता है। किस ट्रांसफार्मर में कोई हानि नहीं होता है दोस्तों, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में, यानी कि
आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस नहीं होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर होता है, एफिशिएंसी 100% होता है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, ठीक है। आइसोलेटेड सेकेंडरी प्रकार दो को जो ट्रांसफार्मर है उसका यूज हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, जो उसका टर्न रेशियो होता है 1:1 होता है। और स्टेप अप प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका वो जो है वो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है, ठीक है। पावर जनरेटिंग स्टेशन में स्टेप अप का प्रयोग हम करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, ठीक है। फ्यूज तार में क्या होनी चाहिए दोस्तों? फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होनी चाहिए। दोस्तों प्रतिरोधकता निम्न का है, ठीक है ना, यानी कि जो उसकी चालकता है वो उच्च होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। जो है हेलोन सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हेलोन या सीटीसी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होता है फ्रेंड्स? तो 0 होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान होता है तो फ्रेंड्स 2% से 5% होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए यानी कि हीटिंग एलिमेंट के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है। नाइक्रोम जो है 80% नाइक्रोम निकिल होता है, 40% क्रोमियम होता है। गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसकी प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁶ ओम मीटर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रिकली जो है वो 90 अंश जो है के कोण पर होते हैं, ठीक है। BH वक्र में जो है B का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, तो क्या करता है B का प्रतिनिधित्व? चुंबकीय प्रवाह घनत्व, यानी जो B है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। इसका मात्रक होता है B का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो 120 डिग्री होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष यानी कि अर्थ फॉल्ट के स्थान पर पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मुर्रे लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निरंतरता परीक्षण मेगर से भी हम करते हैं और मेगर से हाई इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। MCB का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये MCB का फुल फॉर्म है दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन है कि VCB का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है ना। VCB का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज होती है कितना होती है? 36 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट होता है, ठीक है ना। BIS के अनुसार जो है फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 1.5 मीटर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना, स्विच बोर्ड की ऊंचाई, ठीक है। और लाइट का ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। पंखे का ऊंचाई 2.75 मीटर होना चाहिए। प्लेट अर्थिंग के लिए GI जो है GI प्लेट का मात्रक क्या होता है, यानी कि उसका जो है माप क्या होता है? तो 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6.35 mm होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो GI का 60 × 60 × 6.35 होता है और कापर का 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.15 mm होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो ZIT के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मोटर को कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है? तो प्रेरण मोटर, ठीक है फ्रेंड्स, प्रेरण मोटर को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, ठीक है। सीरीज मोटर लोड करंट होता है तो IA बराबर ISE होता है, ठीक है, यानी कि दोनों बराबर होता है, ठीक है। लोड करंट आर्मेचर करंट और फील्ड करंट का योग होता है। निम्न में से दोस्तों कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? तो वाइस नहीं पाया जाता है। वाइस का प्रयोग जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन के पास में होता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है, टेस्ट लैंप होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर यानी कि टेस्टर होता है एक प्रकार का, आप जानते होंगे टेस्टर। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बुकोल रिले का प्रयोग किया जाता है। ये आंतरिक दोषों को पता कर लेता है। 500 kVA की क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इससे कम के लिए नहीं, ठीक है। मेन टैंक जो है वो कंजर्वेटर टैंक के बीच में, यानी कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक और
बुकल झिल्ली के बीच में लगा होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बुकल झिल्ली लगा होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का गैसीय रिले होता है, ठीक है ना, यानी कि ये जो है फॉल्ट होने से पहले ही पता कर लेता है कि जो है मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है ना। देखिए मितोपयोजित यानी कि इकोनोमाइजर का प्रयोग जो है किसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 10 से 12% तक दक्षता बढ़ जाती है। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है दोस्तों, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, करंट गुणे प्रतिरोध होता है, ठीक है। देखिए यानी कि VIR में संबंध क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V बराबर IR हो जाता है, I बराबर V अपन R होता है, R बराबर V अपन I होता है। अगला क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील में, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज क्या है, क्या होता है दोस्तों, तो 0.75 से 1.5% होता है, ठीक है ना, हाई स्पीड स्टील में। तार के मानक गेज की सीमा क्या होता है दोस्तों, तो 0 से 36 SWG होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 0 से अगर 36, 0, 1, 2, 3, 4 जितना आप बढ़ते जाएंगे तार की मोटाई उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। अगर आप 36, 35, 34, 33, 32, 31 ऐसे आते जाएंगे तो तार की मोटाई बढ़ती जाएगी, याद रखिएगा। 3 फेज में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो याद रखिएगा 2 वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो गति मापने के लिए किया जाता है। जो शाफ्ट होता है ना, आर्मेचर जो शाफ्ट होता है उसकी गति को मापने के लिए करते हैं, यानी जो मोटर है वो किस स्पीड से घूम रहा है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, ये पता करने के लिए। बाकी सब आप जानते हैं। रंग कोडित रोकने वाला पर सोने की पट्टी द्वारा इंगित की जाने वाली सहिष्णुता क्या है दोस्तों, तो सोना का होता है +-5%, चांदी का होता है +-10%, और अगर कोई भी कलर नहीं है तो उसके लिए होता है +-20% होता है, ठीक है। एक थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है, किस पर काम करता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है जलावर्त विद्युत धारा एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग किस मोटर में किया जाता है फ्रेंड्स, तो MC में मोटर में डैम्पिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मूविंग कॉइल में करते हैं, मूविंग कॉइल में डैम्पिंग के में जो है इसका प्रयोग करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। PMMC में अवमंदक के लिए एडी करंट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, अवमंदक कुंडली का प्रयोग करते हैं। क्या होता है जब एक लीड एसिड बैटरी चार्ज होती है और उच्च दर करंट द्वारा डिस्चार्ज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बकलिंग कहते हैं। यानी कि देखिए अगर 6 एम्पियर से चार्ज होता है उसको हम 25 एम्पियर से और डिस्चार्ज होता है तो अधिक हीट बनता है, जिससे जो है टेढ़ी मेढ़ी जो है वो हो जाता है प्लेट उसका, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बकलिंग दोष। ACSR का पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन B, ठीक है। इसमें जो स्टील का जो फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है, स्टील में जो है स्टील वायर का GI वायर का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो उस क्यों किया जाता है कि यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्क स्क्रू नियम किसको इंगित करता है फ्रेंड्स, तो चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है, ठीक है ना। ये कार्क स्क्रू दोस्तों क्या बताता है, सीधे धारा वाली चालक को बताता है, ठीक है ना। कार्क स्क्रू नियम यानी कि एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो कार्क स्क्रू नियम से हम जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है ना, ये 75वां क्वेश्चन हो जाएगा। 75 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले थे। तो कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो अभ्रक इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कम्यूटेटर जो है स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग जो है कठोर कर्षित तांबे का बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम जो है ये वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। 150 प्रश्न जो 75 प्रश्न हमने इस वीडियो में देख लिया है, ठीक है। और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स। ये जो PDF है दोस्तों ये 761 जो है 61 पेज का है, जिसमें से मैंने 150 जो है 150 पेज कंप्लीट कर दिया हूँ 2 वीडियो में, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो और इस वीडियो में मिलाकर 150 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और बाकी जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो आने वाले अगले वीडियो में मैं आपके लिए जल्दी से ही इसको भी आपको बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो
इस वीडियो पर भी मतलब लाइक कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और बच्चों का सम्मान करेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, जो कि एलपीटी CVT2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अरबी जेई का भी आप भरे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से हम जो है 150 यानी कि 151 से लेकर दोस्तों हम जो है 225 तक करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 75 क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी। ठीक है, त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाकर जो है हम पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, इसका, तो जिससे फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा जो है, तो मैं इसका PDF इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का हर एक वीडियो दोस्तों बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 कूलाम है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक डीसी जनरेटर में बदलता है, एक जो डीसी जनरेटर है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं कि किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति होती है दोस्तों। तो क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर। ठीक है, यानी कि स्लिप गुणे जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, दो तारों का प्रतिरोध जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 25 ओम है, और जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 6 ओम होता है। तो प्रतिरोध का मान क्या है। तो ऐसे दो प्रतिरोध का मान पूछा है, तो एक है 15 ओम और दूसरा है 10 ओम। ठीक है, यानी कि इनको हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो 15 10 25 हो जाएगा, और जब समांतर में जोड़ेंगे तो 10 × 15/25 हो जाएगा, तो आप बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो एक शुद्ध प्रेरक AC परिपथ में विद्युत धारा तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। ठीक है ना, पीछे रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 वोल्ट 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 DC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा दोस्तों। तो प्राथमिक जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, घरों में लगा जो ऊर्जा मीटर है, जो एनर्जी मीटर होता है, वो क्या मापता है। तो वो किसको मापता है, ऊर्जा को मापता है। ठीक है, एक्टिव पावर का दोस्तों फार्मूला होता है P = VI cos φ होता है। ऊर्जा का मात्रक होता है क्या, किलोवाट आवर। ठीक है ना, जो एनर्जी मीटर मापता है उसका। ठीक है ना, और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, और वाट सेकेंड भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों ऊर्जा के ही मात्रक है, किलोवाट आवर, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वाट सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, एक 25 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर और द्वितीयक पर 40 चक्कर हैं, तो प्राथमिक को 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो द्वितीय के वोल्टेज और करंट क्या है। तो यह फार्मूला है N2/N1 = E2/E1। यहाँ से आप जो इसमें रखेंगे दोस्तों, तो E2 का मान आ जाएगा 240 वोल्ट। ठीक है, 240 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होता है, V/N जो एक फेस, देखिए यहाँ पे 25 kVA जो 25 × 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 kVA दिया था ना, 25 kVA रेटिंग अपन जो है जो 240 वोल्ट आया था E2 का मान, उसको हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा 104 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। घरेलू और वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेदकों MCB की विद्युत धारा सीमा क्या है। तो क्या है, 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पावर रिले जो है वो 3000 वाट का होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक AC परिपथ में विद्युत धारा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। I = 14.14 sin ωt + π/6। इसका RMS मान क्या और जो है फेज कोड क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ से IRMS बराबर होता है IM × 0.707। ठीक है, तो IRMS = 14.14 × 0.707, तो आएगा 10 एम्पियर। ठीक है ना, तो 10 एम्पियर यहाँ से आ गया। और फ्रेंड्स क्या निकालना है हमको, जो है फेज एंगल, तो 180 में जो है हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है,
दोस्तों अगर आपको मेरा जो है स्पीड स्लो लग रहा है तो आप जो है इस वीडियो को 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भूसंपर्कन के संदर्भ में यानी कि अर्थिंग के संदर्भ में संयोजन शब्द क्या संदर्भित करता है? तो ऑप्शन बी, कार्यरत उपकरणों के सभी धातु कास्टिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको सब बताऊंगा। घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए, काले चश्मे जो है आवश्यक नहीं है, ठीक है। काले चश्मे दोस्तों वेल्डिंग करते समय हम लगाते हैं, ठीक है। बाकी तीनों ये इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। एक ऐसी परिपथ में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रवेश्यता कहते हैं, ठीक है। जेड प्रोपोर्शनल टू 1/वाई होता है, वाई बराबर √b² प्लस g² होता है, वाई का मात्रक महो होता है, ठीक है। एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा क्या होगा? तो विद्युत धारा जो है 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आई बराबर होता है V/XL, आई बराबर V/XL का होता है 2πf/L होता है, तो एफ को बटा 4 कर रहा है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज होगा, तो क्या होगा? समान मूल्य का होगा, ठीक है। ऑप्शन बी का करेक्ट है। अब प्रश्न देखते हैं, 110 वोल्ट की आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट तापक का उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा होगी, तो क्या होगी दोस्तों? 4 गुना अधिक होगी, ठीक है। ऊष्मा बराबर होता है शक्ति गुणे समय होता है, v²/r होता है, तो v को अगर हम डबल कर देंगे 110 से 120 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2v² तो 4v² हो जाएगा, यानी कि 4 गुना अधिक हो जाएगा। कौन सी आकृति में जो है वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियम के अनुसार है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, ठीक है ना। आई और भी के बीच में जो है वो एकदम सीधा ग्राफ बनता है, ठीक ना, जो है जीरो बिंदु से, मुख्य बिंदु से। क्लास सी एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट के लिए प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन ए, आधी से कम इनपुट साइकिल, ठीक है। ट्रांसफार्मर कार्य के लिए डैश की जरूरत होती है, तो ऑप्शन डी, अल्टरनेटिव चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब बैक ईएमएफ जो है लागू वोल्टेज से आधा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को डैश से बढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को कम करता है, ठीक है। दिए गए परिपथ आरेख में कौन सा समीकरण सही संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5i1 + 20i1 + i2 = 4, ठीक है। एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या होती है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, अधिकतम किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्या? परावैद्युत सामर्थ्य शक्ति कहते हैं। एक एंड गेट होता है, क्या होता है दोस्तों? तो संयोजन सर्किट होता है एंड गेट, ठीक है। घरेलू वायरिंग में जो है एल्बो का उपयोग तार की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है, तो 90 डिग्री पर बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन है, तो क्या करता है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर? एसी को डायरेक्ट करंट में बदलता है, ठीक है। यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर है, तो कौन सा जनरेटर है? लेवल कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है। एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई है, तो क्या है दोस्तों? ओम मीटर है, ठीक है, ओम मीटर। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो लोड करंट पर निर्भर करता है, ठीक है। एक लघु परिपथ ब्रेकर किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए, ओवरलोड और लघु परिपथ के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करता है। किसी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा होते हैं, तो एक दूसरे के समान फेज में होते हैं। दो बाइनरी नंबर ए और बी का गुणनफल 11011 है, यदि ए बराबर 011 है तो बी का मान कितना होगा दोस्तों? तो बी का मान होगा 1001, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे जो इसको निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सर्किट में से कौन से कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केवल ए, बी और सी, तो यानी कि फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर और हाफ एडर आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किस ओर दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जक की ओर दर्शाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से कुचालक की परावैद्युत शक्ति अधिकतम होती है? तो माइका की अधिकतम होती है। ठीक है। अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो वह रुक जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, याद रखिएगा। हाई वोल्टेज को मापने के लिए संभावित ट्रांसफार्मर ऑप्शन डी में प्राथमिक साइड में कुंडलियों की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है दोस्तों? ऑप्शन सी, √3 गुणे फेज वोल्टेज के बराबर होती है स्टार कनेक्टेड प्रणाली में। ठीक है। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक सामक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, हेलॉन के अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो हेलॉन भी यूज किया जाता है, सीटीसी और बीसीएफ भी प्रयोग किया जाता है। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है दोस्तों? तो भू संपर्क प्रदान करने के लिए की जाती है। ठीक है। किसी ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता तब उच्चतम होगी जब क्या होगा? जब दोस्तों उसकी आयरन जो लॉस है वो कॉपर लॉस के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है दोस्तों, तो ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। ठीक है। किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनलों की संख्या है, तो कितना है दोस्तों? 3 होता है। ठीक है, 3। अगला प्रश्न है, एक आरएल श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिघात में से प्रत्येक 4 ओम है, इस परिपथ में विद्युत धारा होगी? तो ऑप्शन सी, वोल्टेज से 45 डिग्री कम होगी। अगला प्रश्न है, वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल में होते हैं, क्या होते हैं? महीन तार के अधिक चक्कर होते हैं। ठीक है। और पतले तार व अधिक लपेटे होते हैं। भूसंपर्कन तार किस से बना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइज्ड स्ट्रैंडेड जो है स्टील से बना होता है। ठीक है। 8 से 14 SWG का होता है GI वायर। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के झेलेगा। क्या झेलेगा? दी गई वोल्टेज को झेलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, IS कोड के अनुसार भूसंपर्कन के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो हरे रंग का प्रयोग किया जाता है अर्थिंग के लिए। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को डैश डैश के मापने में उपयोग किया जा सकता है, तो केवल वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर को डैश में रेट किया जाता है, तो केवीए में किया जाता है। किलोवाट शक्ति होता है, किलोवाट आवर ऊर्जा होता है। ठीक है। और बैटरी का एम्पियर आवर होता है। लैप वाउंड डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या किसके समान होती है दोस्तों? तो लैप वाउंड में जो है जो संख्या है समांतर पथों की, वो पोलों की संख्या के बराबर, नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। ठीक है। डीसी जनरेटर में के वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है, कैसे? गति को बढ़ाकर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एंड गेट ऑप्शन सी किसी सीरीज स्विचिंग सर्किट के तुल्य होता है। जो एंड गेट है वो सीरीज स्विचिंग सर्किट के तुल्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्टेड प्रणाली में प्रत्येक फेज से I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, न्यूट्रल तार में विद्युत धारा होगी, कितना होगा? 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। प्रश्न है, 50 हर्ट्ज की AC आवृत्ति से जुड़े एक संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम है, यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात होगा? तो दोस्तों XC बराबर 1/2 पाई FC है, तो यहाँ से अब इसे निकालेंगे फार्मूला से, तो 20 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच जो है विद्युत कोण होगा, तो 120 डिग्री। 3 फेज में 120 डिग्री, सिंगल फेज में 180 डिग्री, 2 फेज में 90 डिग्री होता है और 3 फेज में 120 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है तो अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 1/V²। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, संयोजक युग्मन का प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क तब पैदा होता है जब ऑप्शन नंबर डी, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है। कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कागज। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 214। एफईटी एक डिवाइस है जिसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है? तो ऑप्शन डी, संग्रहता के आधार की ओर छिद्र के कारण होती है। भूमिगत भूसंपर्कन में भूसंपर्कन की क्षमता ऑप्शन ए, प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन में धनात्मक होता है, परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रॉन भी उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक धातु को दूसरी धातु पर जमा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी मापन उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन है? तो ऑप्शन नंबर सी, संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना। अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं के बीच संबंध बताती है? तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच बताती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए, लंबवत रखा जाना चाहिए। ठीक है। जीआई जो पाइप होता है तो 16 mm का होता है जीआई पाइप, और कापर का रहेगा तो 12 mm का होगा। किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को डैश के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और D2O का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। कंट्रोल रॉड के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्ति नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टायर का विलक्षण की आकृति क्या होगी? दोस्तों ऑप्शन डी, हाइपरबोला अति परवलय होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक चर प्रतिरोध को वोल्टेज V के एक स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है। प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विद्युत धारा और प्रतिरोध R के बीच में वक्र के मतलब सही संबंध बताता है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही इसमें से? देखिए V और I है ना, वोल्टेज V और R के देखिए इसमें से करेक्ट दोस्तों कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, सी वाला करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन जो सी है वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम क्या होता है? किसको गर्म करना होता है? तो एग्जॉस्ट गैसों से भीतर आने वाले पानी को गर्म करना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ तक जो है हमारा पूरा 225 क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने 76 क्वेश्चन देख लिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों जाते जाते आपको एक मोटिवेशन लाइन सुना देता हूँ कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट LPCVT2 इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है। और दोस्तों कहते हैं कि उड़ने दो धूल को, आखिर कहाँ तक जाएगी? जब हवा का साथ छूटेगा तो आखिर वो जमीन पर ही आएगी। तो आइए दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 229 है, किसी ट्रांसफार्मर का कोर डेड के लिए लेमिनेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है इसमें से? जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है ना वो किसको कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दिया दोस्तों, देखिए ईडी करंट को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि आयरन क्षतियों को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों आयरन लॉस में 2 प्रकार का लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस। तो जो कोर को जो एलिमिनेट किया जाता है तो वो ईडी करंट लॉस को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 230 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है? तो ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 231 है दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने की सही विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए एमीटर लोड पर सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 232, किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि जो गति है वो खतरनाक रूप से उच्च होगी। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है n प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है। तो जब फ्लक्स को जो है हम एकदम लो कर देंगे ना, जीरो कर देंगे, तो जो n का मान है वो एकदम हाई हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन डैश डैश जोड़ती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को जोड़ती है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम वोल्टेज मापने के लिए रेट किए गए किसी वोल्टमीटर को डैश डैश जोड़कर उच्चतर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़कर जो है उच्चतर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235 है, इंडक्शन मोटर किसके जो समान सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर के समान सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आम कलेक्टर एम्पलीफायर का गुण क्या है? तो ऑप्शन सी उच्च इनपुट प्रतिबाधा। अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है यदि? ऑप्शन सी वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, तो ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी ये जो तीनों है बी सी डी, इसको करना चाहिए। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समानांतर में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना और भूमि में गड्ढे की गहराई बढ़ाना, ये तीनों करते हैं, लेकिन ए नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239 है, एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1.11। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण सप्लाई आवृत्ति में बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन डी इंडक्शन उपकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। एक वोल्ट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ठीक है। V बराबर डब्ल्यू अपन की होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनोसाइडल वोल्टेज की आवृत्ति f है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति होगी? ऑप्शन ए 2f होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज प्रकार के ओमीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती हैं? ऑप्शन बी शून्य दाईं ओर और अनंत जो है वो बाईं ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? ऑप्शन ए हाइड्रो पावर संयंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 245 है, किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति डिस्टॉर्शन का कारक होता है? ऑप्शन ए प्रतिक्रिय तत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 246, दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए सीढ़ी नुमा वायरिंग। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कुछ सवाल मुझसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर है 9889792600, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 248 है, किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टॉर्क समान बना रहता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249, एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 कूलम प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी डैश से कम न हो, तो 1.5 मीटर या 1.5 मीटर से कम न हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 3 फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा को किस अनुपात में दिखाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1.867/cos²5। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन डी शाफ्ट टार्क कहा जाता है। ठीक है, ये शाफ्ट टार्क का फार्मूला होता है bhp ब्रेक हार्स पावर गुणे 735.5 गुणे 60/2 पाई होता है। ठीक है, और टार्क शाफ्ट टार्क बराबर होता है टी अल्फा। ठीक है, यानी कि आर्मेचर टार्क माइनस लॉसेस। ठीक है ना। उसके बाद है धनात्मक लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट डैश की तरह काम करता है। तो ऑप्शन डी ऋणात्मक लॉजिक के साथ नॉर की तरह कार्य करता है। धनात्मक लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट ऋणात्मक लॉजिक के साथ नॉर की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्रण में विद्युत डिग्री क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री। पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट सत्य है। फॉरवर्ड बायस्ड होने पर यह निम्न प्रतिरोध प्रस्तावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भूमिगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से कितनी दूरी होनी चाहिए। तो 1.5 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मापन उपकरणों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों करंट के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी मूविंग आयरन उपकरण। ठीक है, जो इंडक्शन प्रकार का उपकरण है वो केवल एसी पर वर्क करता है। जो मूविंग कॉइल उपकरण है वो डीसी पर वर्क करता है। पीएमएमसी मूविंग आयरन उपकरण है वो एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका मूविंग आयरन का जो स्केल होता है वो अरैखिक होता है। ठीक है, नॉन लीनियर होता है और थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। ठीक है, मूविंग आयरन दोस्तों आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, ये भी आप याद रखिएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके समतुल्य है। तो ऑप्शन सी बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, जेड बराबर होता है m/ZT या m बराबर होता है ZIT होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो आप जो है इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा क्या होगा। ऑप्शन बी दोगुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आई बराबर होता है V/XC या आई बराबर हो जाएगा V/1/2πfc। तो अगर हम एफ को फ्रीक्वेंसी को बटा 4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी 2 से 2 कटेगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है तो मोटर की दक्षता कितनी होगी। तो इस फार्मूला से ठीक है परसेंटेज जो है आउटपुट बराबर यानी कि परसेंटेज दक्षता बराबर आउटपुट अपन इनपुट। तो आउटपुट दिया है 1.2, इनपुट दिया है 1.6, गुणे 100 कर देंगे तो काटेंगे तो 75% आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। तो ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग हम बैटरी में करते हैं। तापन प्रभाव का प्रयोग हम हीटर और ऊष्मीय उपकरणों में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथों में कैसे जोड़े जाते हैं। तो कैसे जोड़े जाते हैं। ऑप्शन सी दोनों फेज में जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। मोटर की घूर्णन दिशा को डैश परस्पर बदला जा सकता है। ऑप्शन ए कोई भी 2 फेज को बदला जा सकता है। फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किससे जो अनुपातिक है। तो ऑप्शन ए विद्युत और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक घर के वायरिंग परिपथों में लैप कैसे जोड़े जाते हैं। ऑप्शन सी सभी समानांतर में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में क्या होता है। ऑप्शन बी परिचालन लागत कम होता है लेकिन आरंभिक जो लागत होता है बहुत उच्च होता है। अगला प्रश्न है, एम्पलीफायर सर्किटों में प्रतिबाधा मिलान डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी विरूपण को कम करने के लिए किया जाता है। प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स में ईएमएफ प्रेरित करता है। तो ऑप्शन डी प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डीसी 2 वायर व 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत है। 2 तार सिस्टम की 31% की ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोधक कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 30 मिली एम्पियर। ठीक है, 30 मिली
एम्पियर। फार्मूला से लगा सकते हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो आई स्क्वायर बराबर P अपन आर होगा, आई बराबर अंडर रूट P अपन आर होगा। ठीक है, तो P का मान दिया है और R का भी मान दिया है, तो उससे जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है तो विद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी? तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है KCL लगाएंगे तो यहाँ से आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, जो अंदर की तरफ धारा जा रहा है उसको एक साथ जोड़ दीजिए और जो बाहर के साथ जो जा रहा है उसको एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है ना, और उसमें से घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा, I3 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर कर दीजिए बस। यदि किसी डीसी मोटर पर भी वोल्टेज लगा है तो यदि बैक ईएमएफ जो है तुल्य हो तो अधिकतम पावर बनेगी तो V/2 बनेगी। ठीक है, एक पनबिजली स्टेशन में वृद्धि टैंक के पास स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है यदि डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को डैश में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन सी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, कोयले और लवण का मिश्रण, कोयले और लवण यानी कि नमक का मिश्रण। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी वोल्टेज से संबंधित है। ठीक है, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो, ऑप्शन ए करेक्ट है, अंकगणितीय व लॉजिक फंक्शन करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल जो होते हैं दोस्तों उसको नॉर और नैंड ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, स्पेशल जो गेट होते हैं वो एक्स और एक्स नॉर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रेरणीय प्रतिघात 10 ओम और कैपेसिटी प्रतिघात 15 ओम है, परिपथ में कुल प्रतिरोध होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 5 ओम। कैसे? जेड बराबर अंडर रूट होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 10 का यानी कि आर का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 25 आएगा बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टार्क होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सीरीज मोटर में। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सिलाई मशीन, ड्रिल मशीन, मिक्सर में, वैक्यूम में और पोर्टेबल डिवाइसों में। ठीक है, शंट मोटर का प्रयोग हम स्थिर गति वाले मोटरों में करते हैं, स्थिर गति वाले उपकरणों में करते हैं, जैसे लेथ मशीन में करते हैं। ठीक है, कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम एलिवेटर में करते हैं। ठीक है, और सीरीज मोटर का तो आप जानते हैं ट्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, उच्च करंट तथा निम्न वोल्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर 20 के बराबर है? तो इसको निकालने के लिए 20 में हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 यहाँ पे 20, शेषफल 0 आया। 2 यहाँ पे 20 यानी कि अब 10 है तो 2 5 10, ठीक है, कट गया, फिर 0, फिर 2 दूनी 4 तो 5 लिखा है, 2 दूनी 4, एक इधर लिख देंगे, फिर 2 एकम 2, ठीक है, 0 कट गया तो 0 इधर लिखेंगे, तो फिर 1 0 1 0 0 नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। डीसी मापों के लिए केवल किस प्रकार के मापन उपकरण को ही प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मूविंग कॉइल उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पीएमएमसी दोस्तों, पीएमएमसी के बारे में, डीसी मोटर के समान सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन टार्क होता है BINA होता है, न्यूटन मीटर इसका जो है मात्रक होता है। मूविंग कॉइल के बारे में, इसका जो स्केल होता है वो रैखिक होता है। ठीक है, औसत वैल्यू को मेजर करता है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है, रैखिक होता है। ठीक है, और जो वेट अपन जो टर्न जो रेशियो होता है, ठीक है, वो हाई होता है। ठीक है, डैम्पिंग एडी करंट डैम्पिंग प्रयोग किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी एरर से ये फ्री होता है। मूविंग कॉइल में फ्रीक्वेंसी एरर नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मूविंग आयरन व अस्थायी चुंबक मूविंग कॉइल उपकरण को देखकर पहचाना जा सकता है, तो स्केल के प्रकार को देखकर हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 284, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज को उपयोग करने का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मेगर टेस्टिंग 500 वोल्ट स्थापना की वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, ऑप्शन बी 1000 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक डायोड में जंक्शनों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयन के द्रव्यमान m1 और m2 है और उनके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 और Z2 है तो क्या होता है? m1 बटा m2 बराबर Z1 अपान Z2 होता है। ट्रांसफार्मरों में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट रहता है, आवृत्ति, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। किसी एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए जाने वाले शंट उपयोग किए जाने वाले शंट में होनी चाहिए। ऑप्शन डी पैरेलल लगा एक निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? तो सी इंटीग्रेटिंग टाइप का लगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चालकता की इकाई क्या है? तो महो होती है, चालकता की इकाई होती है। डीसी मोटर का शाफ्ट टार्क इसके आर्मेचर टार्क से कम है, जिसका कारण क्या है? ऑप्शन डी चक्रीय क्षतियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी अर्थ टेस्टर। मेगर का प्रयोग अधिक जो प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक साइन तरंग के लिए आरएमएस का मान 100 एम्पियर है, इसका शेष मान क्या होगा? तो 100 में हम क्या करेंगे ना, 0.707 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 141 एम्पियर, ठीक है। आई एम बराबर होता है IRMS अपान 0.707, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक अच्छी भूसंपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 1 ओम से 3 ओम के बीच। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बहुत कम वोल्टेज पर दिष्ट धारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है दोस्तों? तो 1/1000 वाट के बराबर है। 1 वाट बराबर 1000 मिलीवाट होता है, तो एक जो है मिलीवाट बराबर 1/1000 वाट होगा। प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए ओम होता है, ठीक है। एक्सेल बराबर होता है 2πf इंटू यल, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है 2πf, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा इंटू यल, या एक्सेल बराबर होता है 2πf इंटू यल भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी कोई विचलन नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखिए क्या लिखा है, देखिए, घड़ी और संकेतन उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी शैथिल्य मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है नॉइस बहुत ही कम होता है, ठीक है। नॉइस 9 के बराबर होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिकेटिंग डिवाइस है, घड़ी में है, ठीक है, तो इसमें प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग छोटे उपकरणों के लिए सप्लाई होल्डर से आपूर्ति लेने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी एडेप्टर लैंप होल्डर। इनमें से किससे बचाने के लिए भूसंपर्कन की आवश्यकता होती है? तो बिजली के झटके के खतरे से बचने के लिए होती है। एल्बो के लिए उपयुक्त है क्या है? शॉर्ट बैंड। इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? ऑप्शन सी टम्बलर ड्रम घूर्णन, ठीक। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 39 ही होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्तक रेटिंग को किस में मापा जाता है? तो केवीए में मापा जाता है। एक्टिव पावर किलोवाट में, रिएक्टिव पावर केवीएआर में, वोल्टता का मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर और आभासी शक्ति का मात्रक होता है केवीए, ठीक है। लकड़ी के सामानों पर छोटे बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? छोटे छेद बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बर्मा का यूज करते हैं, यानी कि गिमलेट का प्रयोग करते हैं। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है? तो क्या है? इनकम्प्लीट चार्जिंग, ठीक है। चल प्रकार के एमीटर में कुंडली में होती है, क्या होती है? ऑप्शन डी मोटे तार और फेरों की कम संख्या।
हेलोन अग्निशामक में किसका प्रयोग करने की इनमें से कौन सी गैस सामग्री भरी होती है? तो ऑप्शन ए ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन BCF, ठीक है। और दोस्तों जो है CTC का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग दोस्तों कार्बन B टाइप की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और जल का प्रयोग क्लास A टाइप के पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और शुष्क पाउडर का जो प्रयोग है वो मतलब इससे भी आप क्लास A की आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। जो हेलोन अग्निशामक है वो विद्युत आग को बुझाने के लिए किया जाता है। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है दोस्तों? तो पीले रंग की होती है। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक होता है, क्या होता है? तुल्यकालिक मोटर होता है। डायनेमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन डी वाट मीटर के रूप में किया जाता है। इसमें दो कॉइल होता है, करंट कॉइल होता है, एक पोटेंशियल कॉइल होता है, ठीक है। प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर। यानी कि प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन कलेक्टर, ठीक है ना, का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा VFD का सही फुल फॉर्म है दोस्तों? तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तक क्षेत्र को एक DC स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है जो सामान्यतः एक होता है। तो जो अल्टरनेटर फील्ड को एक DC स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है, सही बात है, ठीक है। जो सामान्यतः क्या होता है? AC मोटर, DC सीरीज जनरेटर, इन्वर्टर या DC शंट एंड कंपाउंड जनरेटर। तो DC स्रोत द्वारा जो है उत्तेजित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एक्साइटर इसको हम शंट और कंपाउंड दोनों मोटर से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। 110 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होता है। वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है, उसको कहते हैं एकल परत वाली सिंगल लेयर होती है। SCR एक स्विच है दोस्तों, तो SCR एक वन डायरेक्शनल यानी कि एक दिशी है, यूनि डायरेक्शनल है ये दोस्तों, ठीक है। SCR का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है दोस्तों, ठीक है। जंक्शन SCR के 3 जंक्शन होते हैं, ठीक है, और लेयर 4 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंडक्टर और अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो 50 मेगा ओम में सर्किट में अंकों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है। किसका उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी बाल पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के हथौड़े का प्रयोग दोस्तों जो स्टील की पतली पतली चादरें होती हैं उनको सही करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चादरों की होती हैं। लकड़ी के हथौड़े को मैलेट बोलते हैं। कला हथौड़े का प्रयोग कील को निकालने के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन हथौड़े का प्रयोग धातुओं को जो है उसको रिकेटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और बाल पिन हथौड़े का प्रयोग जान गए आप दोस्तों, ठीक है ना, भारी चोट मारता है। लघुपथित परिपथों में प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्लक्स की SI इकाई क्या है दोस्तों? तो वेबर होता है, ठीक है ना। फ्लक्स की SI इकाई क्या होता है? वेबर। और फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और रिलक्टेंस का मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। यानी कि दोस्तों इसको लेकर जो है 100 क्वेश्चन टोटल हो गए हमारे इस वीडियो में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती हानियां हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर या इसको बोलते हैं ताम्र हानि, I2R लॉसेस होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने सब क्वेश्चन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। LP CBT 2 एग्जाम के लिए, ठीक है, और RRBJ के लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो जाते जाते आपको एक थोड़ा सा छोटा सा गाना सुना देता हूँ, ठीक है, कि जानू हेलीबाज में हमरा से मिले। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।